Okay, so I hope everybody is now able to see the screen and hear me properly. Just give me a confirmation and then we'll start today's topic, which is organizational conflict. Okay, good. Yuvraj, thank you. So today's topic is organizational conflict, right? तो इसमें क्योंकि वी आर स्टडिंग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, तो सारी चीजें भले ही वो कॉन्फ्लिक्ट हो या जो भी और टॉपिक हो, वो एक ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में ही हम बात करेंगे. कॉन्फ्लिक्ट तो वैसे भी रोजमर्रा के जीवन में होते हैं. अब कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है कि कोई सीरियस इशू अराइज हो गया है दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में, जिससे कि बात नहीं बन पा रही है उन लोगों के बीच में, राइट. उनके बीच में कोई विवाद जिसे हम कहते हैं हिंदी में, वो हो गया है. अब इसमें समझने की बात यह है कि नो टू पीपल आर अलाइक, इवन ट्विन ब्रदर्स आर डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ देयर पर्सनैलिटी. ठीक है, क्योंकि पर्सनैलिटी डिफरेंशिएशन होता है लोगों के बीच में. लोगों की मान्यताएं अलग अलग होती हैं, धारणाएं, उनका बिलीफ सिस्टम, उनका थॉट प्रोसेस. तो हर समय पॉसिबल नहीं है कि वो सब चीजों पे वो अग्री करें, और जब ये अग्रीमेंट नहीं होता है तो वही सिचुएशन कहलाती है कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट इज. सो लेट्स स्टार्ट. वन सेकेंड. हाँ, सो टुडेज एजेंडा इज ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट, डायनामिक्स एंड मैनेजमेंट, कि व्हाई ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट टेक्स प्लेस और उसको मैनेज कैसे करना है. ठीक है. सेकेंड इज सोर्सेज, पैटर्न्स एंड लेवल्स, कि ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट जो होता है किसी भी संस्था यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसके क्या सोर्सेज है, किस रीजन से होता है, क्यों पैदा होता है, और उसके पैटर्न्स क्या क्या दिखाए जाते देखने में आते हैं. एंड टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कितने प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं. फिर जो ट्रेडिशनल या मॉडर्न अप्रोच है, ट्रेडिशनल मेथड क्या था कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन का, और मॉडर्न अप्रोच आजकल की डेट में क्या अप्रोच है, दोनों को हम समझेंगे. एंड फोर्थ वन इज फंक्शनल डाई फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल, मतलब कि क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट इतने लेवल तक पहुंच जाता है कि वो डायसफंक्शनल हो जाती हैं, कि ऑर्गेनाइजेशन काम करना भी बंद कर देती हैं. ठीक, तो इसके लिए कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना, यानी कि उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना जरूरी है. सो दीज आर द 5 पॉइंट्स दैट वी आर गोइंग टू डील विद टुडे. सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. तो जैसे कि हम लोग बीयू के एग्जाम में करते हैं कि अल्टीमेटली बेटा हम लोग का मकसद तो यही है ना कि वॉट एवर वी लर्न वी हैव टू क्लियर द बीयू एग्जामिनेशन. और दूसरी चीज रहती है कि उसके कॉन्सेप्ट्स को हम कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप में देखें. तो फर्स्ट स्टार्ट विद the definition given by Joe Kelly. Conflict is defined as the opposition or disagreement between persons, groups और ideas. जैसे कि दो लोग हैं, वो किसी मुद्दे पे अग्री नहीं करते किसी भी कारण, राइट. या फिर दो ग्रुप्स हैं, दोनों की अलग अलग विचारधाराएं, या फिर कुछ आइडियाज को लेकर दोनों के बीच में मतभेद है, तो यहाँ पर स्थिति बन जाती है कॉन्फ्लिक्ट की. तो इट इज अ काइंड ऑफ डिसएग्रीमेंट या अपोजिशन. अब जैसे कि हम लोग दो पार्टीज की विचारधारा के बारे में बात करें कि कांग्रेस की विचारधारा अलग है, बीजेपी की अलग है, तो हर समय बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहता है. इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी ग्रुप्स होते हैं. ठीक है, और ग्रुप्स जो हैं, हो सकता है कि आप ग्रुप्स कैसे बनते हैं, एक जैसी विचारधारा के लोग आपस में जुड़ते हैं तो एक ग्रुप बन जाता है. अब क्योंकि एक ग्रुप की दूसरे ग्रुप के साथ जो क्या बोलते हैं सोच है वो मिलती नहीं है, तो इसी कारण जो है वो कॉन्फ्लिक्ट जन्म लेता है. और कॉन्फ्लिक्ट इज अ सीरियस डिसएग्रीमेंट. देखो, एक तो होता है कि हम दोनों के विचार नहीं मिलते, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट का लेवल वो तब लेता है जब वो जो डिसएग्रीमेंट है वो एक सीरियस लेवल पे चला जाए, कि इतना सीरियस हो गया कि अब काम करना ही मुश्किल हो गया. तो अ कॉन्फ्लिक्ट इज अ सीरियस डिसएग्रीमेंट और आर्ग्यूमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन्स. कि जैसे कि मान लीजिए एक है लेबर यूनियन और एक है मैनेजमेंट, और दोनों के बीच में बोनस को लेकर कि इस बार दिवाली का बोनस कितना होना चाहिए, इसके बीच में अगर एक सीरियस डिसएग्रीमेंट हो गया तो इट इज अ कॉन्फ्लिक्ट. अब इसका सीरियस का मतलब क्या है कि अगर एक ने दूसरे की बात नहीं मानी तो हो सकता है काम ही बंद हो जाए, है ना, स्ट्राइक पे चले जाएं. तो जब इस लेवल का एक डिसएग्रीमेंट हो जाता है तो उसे हम कहते हैं सीरियस डिसएग्रीमेंट, एंड इट इज कॉल्ड अ कॉन्फ्लिक्ट. तो कॉन्फ्लिक्ट इज अनअवॉइडेबल पार्ट ऑफ आवर एवरीडे प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ्स. देखो क्या होता है कि हम लोग जैसे मैंने पिछली लेक्चर्स में आपको एग्जांपल दिया था कि हम लोग जो भी आपको टास्क देते हैं, भले ही वो असाइनमेंट हो, सीसी हो, या फिर हमारे कोई कॉलेज के इवेंट्स हो,
वो सब ग्रुप में करने होते हैं आपको, आपने देखा होगा WWF में ग्रुप में करना होता था, राइट? तो ग्रुप में क्यों करवाते हैं हम आपसे? हम इसलिए आपसे ग्रुप में काम करवाते हैं बेटा, ताकि आप लोग ग्रुप्स में काम करना सीखें। इसका क्या मतलब है ग्रुप्स में काम करना सीखें? कि जैसे ग्रुप में 5 मेंबर्स हैं या 10 मेंबर्स हैं, तो सबकी अलग-अलग पर्सनैलिटी है, ठीक? अब इसमें से हो सकता है कि आप लोग एक-दूसरे को लाइक भी करते हो और दूसरा ये भी हो सकता है कि आप एक-दूसरे को बिल्कुल लाइक नहीं करते हो। लेकिन क्या होता है कि ऑर्गेनाइज़ेशन को जब आप जॉइन करते हो, तो अब आप एक नए ऐड ऑन हो इस ऑर्गेनाइजेशन में। ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं, जैसे कि अभी आप जहाँ समर ट्रेनिंग कर रहे हो, वहाँ पर लोग ऑलरेडी हैं। आप एक नए व्यक्ति हो वहाँ पर, या आपके जैसे और समर ट्रेनीज़ नए व्यक्ति हैं। तो अब आपको वहाँ पर जब आप पहुँचोगे तो कुछ लोग को आपको अच्छे लगेंगे, कुछ लोग जो हैं वो अच्छे नहीं लगेंगे। लेकिन अब आपको उनके साथ काम करना है, ठीक है? भले ही वो अच्छे लगें चाहे नहीं लगें। अब क्योंकि वो आपको अच्छे नहीं लगते हैं, उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है कि उनकी विचारधारा अलग है एंड उनका बिलीफ सिस्टम अलग है, उनका कुछ उनके काम करने का तरीका अलग है ना? या फिर आप उनको पर्सनली लाइक नहीं करते। लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप के अंदर ये सारी चीज़ें आपको दरकिनार रख के मतलब बाजू में रख के आपको एक प्रोफ़ेशनल एक रिलेशनशिप बनानी पड़ती है। क्योंकि आप वो चीज़ चेंज नहीं कर सकते। क्या आप ऑर्गेनाइजेशन में किसी और बंदे को वहाँ से हटवा सकते हो? नहीं हटवा सकते, क्योंकि वो भी इक्वल राइट्स रखता है, वो भी सेम सिलेक्शन प्रोसेस से आया है। तो क्योंकि हम लोग अलग-अलग पर्सनैलिटी के लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, तो एक कॉन्फ्लिक्ट होना लाज़मी सी बात है। मतलब लाज़मी मतलब कि इट्स अनअवॉइडेबल, ठीक? तो क्योंकि हम लोग अलग-अलग फैमिली बैकग्राउंड से आए हैं, फाइनेंशियल स्टेटस से आए हैं, हम लोग का अलग-अलग बिलीफ सिस्टम है, कल्चर भी थोड़ा-थोड़ा अलग है। भारत में तो सारे कल्चर्स हैं। तो ये चीज़ें जन्म देती हैं कॉन्फ्लिक्ट्स को, राइट? इवन लाइफ में भी चलो इसको आगे चल के हम इसको लाइफ में थोड़ा-सा इसका रिपरकशन देते हैं कि आपके जो आगे चल के लाइफ पार्टनर होंगे ना, उनकी भी पर्सनैलिटी थोड़ी-सी अलग होगी। तो हर जगह आपको क्या करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना पड़ता है। राइट? अगर आप भी अपनी बातों पे अड़े रहोगे, सामने वाला भी अड़ा रहेगा, तो कभी भी कोई चीज़ चल ही नहीं सकती, गाड़ी आगे चल ही नहीं सकती। तो कॉन्फ्लिक्ट एक प्रकार का अनअवॉइडेबल पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ है। आप ये मान के चलो, आप सड़क पे भी चलोगे, तो भी आपको बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आएगी कि कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो जब हम ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं सुबह 9 टू 5, तो हम लोग को ऐसे लोग मिल जाते हैं जो कि डिफरेंट बैकग्राउंड से आए हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट इज अनअवॉइडेबल, ये आप मान के चलो। और उसकी ट्रेनिंग आपको हाइपर में ग्रुप्स में टास्क देके मिलती है कि हम कैसे दूसरे लोगों के साथ एक तालमेल बनाएं, एक टीम स्पिरिट बनाएं और एक इंटरपर्सनल स्किल सीखें कि हमको तो भाई सिर्फ काम के लिए एक ग्रुप दिया गया है, हमको कोई पर्सनल रिलेशनशिप तो बनाना नहीं है। तो एक प्रोफेशनली हम सामने वाले से कैसे डील करें, क्योंकि उनकी मदद के बिना भी बेटा हमारा सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है, राइट? ऑर्गेनाइजेशन में एक काम को अलग अलग हिस्सों में बांट के अलग अलग ग्रुप्स को दिया जाता है, आपको उसका एक छोटा सा पार्ट मिलेगा। अगर वो दूसरे ग्रुप ने आपके साथ कोऑपरेट नहीं किया तो वो काम पूरा हो ही नहीं पाएगा, राइट? तो कॉन्फ्लिक्ट अनअवॉइडेबल भी है और कॉन्फ्लिक्ट को आपको अवॉइड भी करना है, क्योंकि हमको ऑर्गेनाइजेशन के लार्जर ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं। और अगर आपने कॉन्फ्लिक्ट के अंदर अपनी पूरी एनर्जी लगा दी, है ना, लड़ाई झगड़े में या फिर किसी के बारे में नेगेटिव सोचने में, तो हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव हमारे केआरएस और केपीआई से जुड़े होते हैं। अगर वो नहीं हुआ तो फिर हमको भी हमारी भी वहां पर एक क्वेश्चन मार्क लग जाएगा कि भैया आपने क्या कंट्रीब्यूट किया। तो ये हो गई डेफिनेशन कि कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, एक डिसएग्रीमेंट होता है, कॉन्फ्लिक्ट इज अ सीरियस डिसएग्रीमेंट, और तीसरा कॉन्फ्लिक्ट इज अनअवॉइडेबल पार्ट ऑफ एवरीडे प्रोफेशनल लाइफ। तो आपको ये सारे जो चैलेंजेस आते हैं आपके कॉलेज लेवल पे, आपके एमबीए लेवल पे यानी कि हायर एजुकेशन लेवल पे, ये आपको रोजमर्रा के कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करना या कैसे डील करना सिखाते हैं, है ना? ये आपकी तैयारी करा रहे हैं आपकी आने वाली जिंदगी के बारे में, जो कि प्रोफेशनल लाइफ है, अगले आपके 30 35 या 40 साल उसी में गुजरेंगे। तो दिस इज अबाउट द डेफिनेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। एम आई क्लियर? यहां तक की बात समझ में आई बेटा आप लोगों को? जस्ट गिव मी अ थम्स अप। और अगर नहीं समझ में आई तो मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं, बताइए। ओके फाइन, थैंक यू वेरी मच तनिष्क एंड अभिषेक, गुड। सो अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पे। सब्सटैंटिव कॉन्फ्लिक्ट और दूसरा है इमोशनल। सब्सटैंटिव कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है जैसे कि टास्क ओरिएंटेड, ठीक है, किसी काम को लेकर कोई मतभेद हो गया तो उसे कहते हैं
एक सब्सटेंटिव कॉन्फ्लिक्ट। दूसरा पार्ट ये होता है डीलिंग विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल, प्रोडक्टिविटी, सर्विस। अब ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के बारे में भी लोगों का अपना अपना ओपिनियन हो सकता है, ठीक है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए आप जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप भी अच्छा चाहते हैं और सामने वाला भी एक और आपका एम्प्लॉय है वो भी अच्छा चाहता है, लेकिन लोगों का डायरेक्शन या अप्रोच अलग अलग है। तो हो सकता है कि आप लोगों का कभी ना कभी मीटिंग्स में या अदरवाइज आपके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, या फिर ऑन द लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। ठीक, प्रोडक्टिविटी कुछ लोग चाहते हैं कि जैसे कि अभी हमने उनका सुना था, अपने टीसीएस के जो हैं, जो ओरिजिनल ओनर थे, ओनर नहीं मतलब जो वहां पर काम करते थे, उन्होंने कहा था कि जो जो एक वीक में जो नंबर ऑफ आवर्स हैं वो ज्यादा होने चाहिए। ठीक, लेकिन कुछ लोग होंगे, हो सकता है कि वो सोचते हैं कि देयर शुड बी अ गुड बैलेंस बिटवीन द वर्क लाइफ एंड पर्सनल लाइफ। तो वहां पर फिर विचारधारा की बात आ जाती है, तो वहां पर भी कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस हैं। फिर लेवल ऑफ सर्विस, किस तरह की सर्विस एक ऑर्गेनाइजेशन देगी, तो इन सब चीजों को लेके कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, उन्हें कहते हैं हम सब्सटैंटिव कॉन्फ्लिक्ट्स। दूसरा होता है, जैसे मैंने बताया, पर्सनैलिटी ओरिएंटेड, है ना, ये इमोशनल कैटेगरी में आ जाते हैं। पहला वाला जो होता है वो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं, दूसरे वाले थोड़े से सब्जेक्टिव टाइप के। तो इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट ये हो सकता है कि पर्सनैलिटी अलग अलग है, कि दोनों की पर्सनैलिटी अलग अलग है, इसलिए दोनों एक तरह या एक कॉमन ग्राउंड पे नहीं आ पा रहे। ठीक है, एंड इट कैन बी ड्यू टू सम एंगर, फियर, मिसअंडरस्टैंडिंग, यानी इमोशनल रीजन के कारण भी कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो सकते हैं। तो फर्स्ट इज सब्सटैंटिव, दूसरे इज इमोशनल। अब नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम कंपटीशन। कंपटीशन टेक्स प्लेस व्हेन इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स हैव इनकम्पैटिबल गोल्स, ठीक है, बट डू नॉट इंटरफेयर विद ईच अदर। अब जैसे कि जैसे आप एक ऑर्गेनाइजेशन को इमेजिन करो, एक ऑर्गेनाइजेशन हर समय एक पिरामिड स्ट्रक्चर की होती है ना। पिरामिड से क्या मतलब है? जैसे कि ट्राइंगल टाइप का। तो ट्राइंगल में ऊपर जो होता है ना बेटा, ऊपर जैसे जैसे आप जाते जाते हो तो जो ऊपर जगह है वो कम होती जाती है, यानी टॉप पे सिर्फ एक ही आदमी बैठ सकता है, और उस टॉप की पोजीशन के लिए लोग आपस में क्या करते हैं? आपस में कंपटीशन करते हैं। तो जब ये होता है कि लोग उस टॉप की पोजीशन के लिए compete कर रहे हैं, तो दैट इज समथिंग डिफरेंट। वो अपनी अपनी फील्ड में अपने अपने वो क्या बोलते हैं, कीर्तिमान स्थापित करके आगे बढ़ना चाहते हैं। सो दैट इज कंपटीशन। कॉन्फ्लिक्ट इज डिफरेंट, वहां पर क्या होता है कि लोग एक दूसरे की चीजों में इंटरफियर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए मैं हूं और मेरा एक और मान लीजिए स्कूल मेट है, जो हम दोनों ने साथ में मान लीजिए एक ही स्कूल से पढ़ाई की है। अब कोइंसिडेंटली हम लोग को एक ही ऑर्गेनाइजेशन में जॉब मिल गया। ठीक, अब मैं भी जानता हूं कि वो भी बहुत कॉम्पिटिटिव है, वो भी जानता है कि मैं भी बहुत कॉम्पिटिटिव हूँ। तो मेरे को बना दिया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड, और जो दूसरा मेरा जो कलीग था उसको बना दिया क्वालिटी कंट्रोल का हेड। ठीक, हम दोनों चाहते हैं कि हम लोग अल्टीमेटली एक प्रेसिडेंट बन जाए उस कॉलेज उस कंपनी के। तो प्रेसिडेंट की पोजीशन एक ही है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हम लोग अभी एचओडी से हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, और हम लोग दोनों में से कोई एक ही पहुंच सकता है वहां, और हम प्रेसिडेंट बन जाए। तो हम लोग आपस में क्या हो जाएगा हमारे बीच में? कंपटीशन। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, कंपटीशन होगा, कि मैं भी अपने डिपार्टमेंट को बहुत बेहतरीन चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, और वो जो क्वालिटी कंट्रोल के हेड है वो भी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्या होगा, कहीं ना कहीं हम लोग के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट भी आ सकता है। कैसे आ सकता है? कि जैसे मान लीजिए मैं जो प्रोड्यूस कर रहा हूँ वो अल्टीमेटली उस उसके पास जा रहा है, जिसको कि इसको अप्रूव करना है कि क्या ये ठीक बना है कि नहीं। राइट, सो देयर कैन ऑल्सो बी अ सिचुएशन व्हेन कॉन्फ्लिक्ट कैन अराइज। लेकिन हम लोग अगर अपनी अपनी जगह पे काम कर रहे हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? कंपटीशन। ठीक, अब जैसे इसमें एग्जांपल दिया, इन अ स्पोर्ट्स ट्रैक इवेंट there are there are different runners who try to run faster. तो what is that? That is competition. तो अगर एक स्पोर्ट्स ट्रैक में देखिए आप, तो अलग अलग ट्रैक्स होते हैं, अलग अलग रनर्स होते हैं, वो अपनी अपनी लेन में रन कर रहे हैं। तो उनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, वो क्या कर रहे हैं? compete कर रहे हैं। ठीक है, तो वो डिफरेंट चीज हो जाती है। सो दिस इज हाउ कॉन्फ्लिक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम कंपटीशन, कि एक ट्रैक है, उसमें एक बंदा तेज भागने की कोशिश कर रहा है, दूसरे ट्रैक्स में और भी बंदे हैं, वो भी अपनी अपनी जगह पे तेज भागने की कोशिश कर रहे हैं, कोई एक दूसरे के मामले में दखल अंदाजी नहीं कर रहा है, इंटरफेयर नहीं कर रहा है, तो वो हो गया कॉम्पिटिशन। ठीक, अब आते हैं लेवल्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पे। ठीक, अब इसमें देखिए तीन टाइप के लेवल हैं। एक तो होता है इंडिविजुअल लेवल कॉन्फ्लिक्ट,
तो इंडिविजुअल लेवल मतलब कि लोगों के बीच में, दूसरा होता है ग्रुप लेवल, दो ग्रुप के बीच में, और तीसरा होता है ऑर्गेनाइजेशन लेवल के बीच में। अब इसमें इंट्रा और इंटर दो वर्ड्स हैं। इंट्रा होता है विद इन, है ना, और इंटर होता है दो लोगों के बीच में। जैसे इंटर स्कूल कंपटीशन, इंटर कॉलेज कंपटीशन। इंटर मतलब दो लोगों के बीच में, इंट्रा मतलब कि अंदर, उनके अंदर ही। तो इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट, इंडिविजुअल के अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है और इंडिविजुअल का किसी और से भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। अब जैसे मेरे अंदर ही अगर कश्मकश चल रही है कि मैं मार्केटिंग लूं या फाइनेंस लूं, तो वो क्या हो गया, इंट्रा इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट। तो मैं ही अपने गोल्स में क्लियर नहीं हूं कि क्या मुझे मार्केटिंग लेना चाहिए, क्या मुझे फाइनेंस लेना चाहिए। तो अभी मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। मैं, अब क्या है कि कुछ हम लोग एडमिशन के लिए कॉलिंग वगैरह भी करते हैं, कुछ हमारी लीड्स आती है ना, जैसे इस पे हमारी वेबसाइट पे। तो एक बंदा था, वो सागर को बिलोंग करता था। तो वो बोलता है कि अच्छा मुझे ये बताइए कि मुझे एमबीए, मुझे बीबीए करना चाहिए कि नहीं। तो मैंने बोला कि मैं ये कैसे बताऊं कि आपको बीबीए करना चाहिए कि नहीं। तो बोलता नहीं, आप मुझे बताइए अपॉर्चुनिटीज क्या है, ये वो है। तो मैंने बोला कि देखिए अपॉर्चुनिटीज तो बीबीए क्या, और भी प्रोफेशन है जिसमें बहुत ज्यादा हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आप डॉक्टर बन जाते हैं या सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाते हैं, उसमें भी है अपॉर्चुनिटी का मतलब पैसा कमाना, राइट। लेकिन जरूरी ये नहीं है कि जहां पर ज्यादा पैसा है आप वही प्रोफेशन चूज करें। जरूरी ये है कि आप वो प्रोफेशन चूज करें जिसमें आपका इंटरेस्ट है ना। तो ऐसे तो बहुत सारे प्रोफेशन है जिसमें ज्यादा पैसा है, लेकिन हम लोग का मापदंड क्या होना चाहिए, हमारा क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। हमारा क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि भैया मेरे को जिसमें इंटरेस्ट है मेरे को वो करना है। क्यों? क्योंकि अगले 35-40 साल मुझे उसी प्रोफेशन में से दाल रोटी कमानी है, राइट। तो अगर मैं देखा देखी कि इसमें ज्यादा पैसा है और भेड़ चाल के थ्रू अगर कोई प्रोफेशन चूज कर लूं जिसमें मेरा मन नहीं लग रहा, तो बताइए क्या मैं उसके अंदर 30 से 35 या 40 साल सस्टेन कर पाऊंगा? नहीं ना। तो जैसे वो थ्री इडियट्स था ना, कि उसके पिताजी के दबाव में आके वो इंजीनियरिंग करने लग जाता है, लेकिन उसका इंटरेस्ट किस में होता है, उसका इंटरेस्ट होता है फोटोग्राफी में। तो अल्टीमेटली वो लाइन छोड़ देता है। तो कभी भी किसी चीज, अब उसके पिताजी हो सकता है उसको इसलिए कराना चाह रहे हो क्योंकि उसमें पैसा ज्यादा है, वो चाहते हैं कि हमारा बेटा जो है वो अमीर बने, है ना। लेकिन जब भी कोई चीज आप चूज करते हैं, तो अगर आपके, जिसमें इंट्रा इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहा हूँ, तो अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि मैं फाइनेंस लूं या एचआर लूं या फिर ये लूं, तो हर समय आपको क्या देखना चाहिए, कि आपको देखना चाहिए कि मेरा इंटरेस्ट किसमें है। तो इससे आपका इंट्रा इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा, राइट। तो आपका इंटरेस्ट इज द डिसाइडिंग फैक्टर। ये नहीं कि मेरा दोस्त वो ले रहा है या उसमें पैसे ज्यादा हैं या फिर उसमें स्कोप ज्यादा है, इसमें तो कंपनी आती नहीं है, ये बात नहीं है बेटा। बात यह है कि आपका किसी भी चीज में इंटरेस्ट हो, चाहे वो छोटी चीज हो चाहे बड़ी, आप उसमें अगर मन लगा के काम करोगे तो उसमें पैसे अपने आप आ जाएंगे, है ना। ये समझने वाली बात है, ठीक। तो अगर इंटर इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, व्यक्ति के मन के अंदर, दिमाग के अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उसे क्या कहते हैं, इंट्रा, विद इन। और इंटर इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट मतलब कि दो लोगों की पर्सनैलिटी डिफरेंट है या दो लोगों का सोच डिफरेंट है, तो वो हो जाता है इंटर इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक। वो कैसे हो सकता है, वो मान्यताओं के कारण हो सकता है, बिलीफ सिस्टम के कारण हो सकता है, और उन लोग की मेकअप या दोनों की विचारधारा। तो अगर दो भी लोगों के बीच में है तो वो इंटर इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट हो गया। तो इंडिविजुअल लेवल पे दो होते हैं, इंट्रा एंड इंटर। अब आते हैं ग्रुप पे। अब ग्रुप कैसे बनता है, जैसे मैंने इंग्लिश में बोला था कि बर्ड्स ऑफ सेम फ्लॉक, सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। हम पहले जैसे एमबीए में आए, हमने उसके बाद मान लीजिए 15 दिन 20 दिन या 1-2 महीने के बाद देखा कि हमारी विचारधारा जो है वो कुछ लोगों के साथ मिलती है, तो हमारे छोटे छोटे ग्रुप्स बन गए, 5 लोगों के, 7 लोगों के, ठीक। तो अब वो जो ग्रुप है उसमें ज्यादातर लोग सेम पर्सनैलिटी के होते हैं। तो आप ये मान के चलो कि एक ग्रुप बना है आपकी क्लास में, और उन लोग की पर्सनैलिटी मोर और लेस मैच करती है, उन लोग के ओपिनियन डिफरेंट चीजों पे मैच करते हैं, इसलिए उनका ग्रुप बन गया। अब एक और ग्रुप बन गया, उनका जो उनके उनके अंदर भी सेम क्राइटेरिया है, पर इन दोनों ग्रुप के बीच में डिफरेंस है। अब क्योंकि इन दोनों बीच के ग्रुप में डिफरेंस है, तो वहां पर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, ठीक। तो दो ग्रुप हैं विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि अलग अलग बैठ के टिफिन खाते हैं, और अलग अलग, चलो उनकी सैटरडे को कभी कभी फैमिली गेट टुगेदर भी हो जाता है, तो वो दोनों ग्रुप एक दूसरे को लाइक नहीं करते, तो वहां पर भी कॉन्फ्लिक्ट होने की संभावना है, ठीक। अब अगर उन दोनों ग्रुप के बीच में होगा तो उसे कहेंगे इंटर, ठीक।
और अगर ग्रुप के अंदर ही मेंबरान के बीच में अगर आपस में एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया किसी भी चीज को लेके कि आज ये करना है या कल वो करना है, तो उसे हम कहेंगे इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट। ठीक, यहां तक, यहां समझ में आ गया यहां तक का? नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन लेवल कॉन्फ्लिक्ट। अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी आप देखो बेटा, डिफरेंट, आपने जहां भी अभी समर ट्रेनिंग कर रहे हो, आई एम श्योर, देखो बेटा समर ट्रेनिंग आपके लिए बहुत ही अच्छी, बहुत जरूरी है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा अपने टॉपिक से हटता हूँ। एक मैं कल यूट्यूब में देख रहा था, हमारा हम लोग, मैं कैंपियन स्कूल से हूँ, और कैंपियन स्कूल में मैं 1991 का बैच का पास आउट हूँ, और 89 में एक बंदा पास आउट हुआ था मेरे से 2 साल पहले। उसका नाम था विनीत बुच। अगर आप यूट्यूब पे जाके देखो ना, विनीत बुच करके उसको गूगल करो या सर्च करो, तो वो उसने आईआईटी में टॉप किया था। मतलब आईआईटी में टॉप करना एक बहुत बड़ी बात होती है ना, क्योंकि इट्स द टफेस्ट एग्जामिनेशन यूपीएससी के बाद। तो कल मैं उसका वो देख रहा था कि यूट्यूब में उसका इंटरव्यू, इनफैक्ट वो पॉडकास्ट था, कि वो ये कहता है कि मेरे को आईआईटी ने जो है वो जो कॉमन जो लाइफ के जो होते हैं चैलेंजेस, उसके लिए प्रिपेयर नहीं किया। ठीक, तो अब उसके दिमाग में हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए कुछ और वो हो, तरीके हों, तो वो और उसके उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और लोग हों जिनके की और दिमाग में कोई आइडियाज हों। तो जब भी अलग अलग टाइप के आइडिया वाले लोग एक ही ऑर्गेनाइजेशन में आ जाते हैं, तो वो एक प्रकार का इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट को जन्म देता है। ठीक, तो मान लीजिए 2 वाइस प्रेसिडेंट हैं, दोनों की विचारधाराएं अलग अलग हैं, मैच नहीं करती, तो इट विल लीड टू इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट। और दूसरा होता है इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट, मतलब 2 ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों के बीच में कंपटीशन है आपस में। तो ये, सॉरी, नॉट कंपटीशन, मतलब कि किसी भी चीज को लेके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, तो इट विल बिकम इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट। तो अगेन टू समराइज दिस स्लाइड, लेवल्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आर 3। सो इंडिविजुअल लेवल, दूसरा है ग्रुप लेवल, और तीसरा है ऑर्गेनाइजेशन लेवल, राइट? तो ये 3 लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो यहाँ वाली स्लाइड समझ में आ गई, तो आगे बढ़े बेटा। जस्ट वांट टू बी श्योर वेदर यू हैव अंडरस्टूड दिस स्लाइड। गिव मी अ थम्स अप इफ यू हैव। ओके पलक, थैंक यू, एंड युवराज। ठीक, अब यही इस चीज को बताया गया। देखो, इंट्रा एंड इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट, अ सेक्रेटरी में हैव टू लाई ऑन इंस्ट्रक्शन दैट हिज बॉस इज नॉट इन द ऑफिस एंड अनवांटेड विजिटर। तो इंटर इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? आज बिटवीन 2 पीपल। अब इसके लिए देखो एग्जाम्पल भी दिया हुआ है इसके अंदर, कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ व्यक्तियों को मतलब ना चाहते हुए भी ऑर्गेनाइजेशन के बेहतरी के लिए झूठ बोलना पड़ता है, तो वो इंट्रा इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट की कैटेगरी में आ जाता है। और जो दो लोगों के बीच में होता है, वो पावर स्टेटस या पोजीशन के लिए, प्रमोशन के लिए, उसे कहते हैं इंटर इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट, राइट? ये आपको बहुत सिचुएशन मिलेंगी। मतलब अभी तो आपने एक समर ट्रेनिंग ही करी है, पर सोचो कि अब जब आप एक ही कंपनी के अंदर बहुत लंबा समय बिताओगे, तो ये आपको रोज दिखाई देगा। क्योंकि क्या होता है, जैसे कि डिमांड और सप्लाई का गेम है। यहाँ पर लोग कम हैं, मतलब लोग ज्यादा हैं, सॉरी, और रिसोर्सेस कम है। तो जैसे एक रोटी है और खाने वाले 10 हैं, तो नेचुरली आपस में फिर कॉन्फ्लिक्ट भी होगा, कंपटीशन भी होगा। और किस चीज के लिए होगा? स्टेटस के लिए होगा, पावर के लिए होगा, पोजीशन के लिए होगा, प्रमोशन के लिए होगा। तो आपको हर समय अपने कंपटीशन से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करना पड़ता है। ठीक है, तो अभी तो आप लोग सब एक दूसरे के दोस्त हो यहाँ पर कॉलेज के अंदर, लेकिन जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, तो वहां पर भले ही आप एक दूसरे के साथ खाना खाओगे या कुछ करोगे, लेकिन अल्टीमेटली यू आर कंपीटिंग अगेंस्ट ईच अदर। तो वो कभी कभी आपको कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में लाके खड़ा कर देगा। तो व्हेन इट हैपेंस बिटवीन 2 इंडिविजुअल्स, इट बिकम्स इंट्रा और इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट। अब आता है ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट। तो विद इन अ ग्रुप मेंबर भी हो सकता है। ठीक, जैसे कि एक ग्रुप है, उसके अंदर भी फाइटिंग हो सकती है फॉर ओनरशिप। अब आप देखिए, एग्जांपल इसका बड़ा अच्छा है कि जब धीरू भाई अंबानी की डेथ हुई थी, तो उनके जो 2 बेटे थे, अनिल धीरू भाई अंबानी और मुकेश अंबानी, उनके बीच में ऑर्गेनाइजेशन की ओनरशिप को लेकर कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। लंबा खासा केस चला था। उसके बाद फिर उनकी जो मदर हैं, उनने इंटरवीन करके फिर उनका सेटलमेंट कराया। तो ऐसा जब होता है, तो वो इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाता है। इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट होता है जैसे बिटवीन 2 डिपार्टमेंट, है ना? अब जैसे कि मान लीजिए, जैसे आपको मैं एग्जांपल दिया था, प्रोडक्शन और क्वालिटी कंट्रोल, इन दोनों के बीच में एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो वो इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट कहलाता है। तो ये हो गया आपका ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट के एग्जाम्पल। ठीक, अब इंटर ग्रुप इंट्रा ग्रुप ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट
दो तीन प्रकार का हो सकता है, हॉरिजॉन्टल कॉन्फ्लिक्ट, वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट या मल्टी चैनल कॉन्फ्लिक्ट, है ना। एक एक करके हम इसको समझते हैं। तो द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द और इसको क्या है, जैसे हॉरिजॉन्टल कॉन्फ्लिक्ट ये हो सकता है कि दो डिपार्टमेंट के बीच में, अगर आप एक डायग्राम इमेजिन करो एक ऑर्गेनाइजेशन का, कि जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है और उसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे एचआर, फाइनेंस, फिर मार्केटिंग। अब फाइनेंस और मार्केटिंग के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि मार्केटिंग वाला बोल रहा है कि हमको लॉन्च करना है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट और उसके लिए हमको इतना बजट चाहिए, और फाइनेंस के ऊपर दबाव ये है कि उनको अपनी बैलेंस शीट सही शो कर रही है। तो दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति आ सकती है कि वो जितना बजट चाह रहे हैं वो उनको नहीं मिल रहा, और फाइनेंस वाले उनको अपनी कॉस्ट को कम करने के लिए उन पर प्रेशर डाल रहे हैं। तो एक हॉरिजॉन्टल कॉन्फ्लिक्ट हो गया। वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट ये हो सकता है कि जैसे कि एक जो लाइन ऑफ कमांड है ना, उसके आप जो लोअर लेवल स्टाफ है, मान लीजिए वर्कर जो कि मशीन्स पे काम करते हैं, उनका मैनेजमेंट के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो गया, है ना। तो मैनेजमेंट अपर कैटेगरी में आ जाता है और जो जो मशीन पे काम कर रहे हैं वर्कर्स वो नीचे वाले कैटेगरी में आ जाते हैं। तो तब वो जो कहलाएगा वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट, है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है कि डिमांड्स को लेके दोनों के बीच में क्लैश हो रहा है, जैसे आपको एग्जांपल दिया था बोनस को लेके। तो इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट जो होगा वो वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। मल्टी चैनल कॉन्फ्लिक्ट ये हो सकता है कि जब एक ही कंपनी के अलग अलग चैनल्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है ना। अब कभी कभी क्या होता है कि जैसे टेरिटरीज डिफाइन नहीं की जाती, ठीक। अ, अब आपको मैं इसको बैंकिंग का एग्जांपल देके समझाता हूँ कि जैसे बैंकिंग का एक जैसे इंश्योरेंस, आप में से अगर कोई कोई इंश्योरेंस बेच रहा हो, तो इंश्योरेंस जो है वो रिटेल के थ्रू भी बिकता है। कैसे बिकता है? एजेंट्स बेचते हैं उसको, है ना। तो जैसे एलआईसी है, एलआईसी के खूब सारे एजेंट्स हैं और वो घर घर जाके इंश्योरेंस बेचते हैं। अब एलआईसी का हो सकता है कि जो इंश्योरेंस है वो कोई बैंक भी बेच रहा हो, ठीक। तो बैंक जब बेचता है तो वो बैंक का इंश्योरेंस कहलाता है। लेकिन कभी-कभी होता है कि बैंक वाला जो कस्टमर है वो रिटेल वाले कस्टमर के साथ उसका आपस में आमना-सामना हो जाता है। तो कस्टमर को लेके भी विवाद हो जाता है कि क्या ये बैंक एश्योरेंस में जाना चाहिए कि या फिर ये रिटेल में जाना चाहिए, है ना? तो दोनों चैनल्स के बीच में कभी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। बैंक वाला बोलता है कि नहीं ये हमारा कस्टमर है, और रिटेल वाला बोलता है नहीं पहले हम इसके पास पहुंचे थे। तो इस तरह एक ही, अब है तो वो एलआईसी या है तो वो एचडीएफसी। अब एचडीएफसी का इंश्योरेंस एचडीएफसी जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है वो भी बेचती है, और एचडीएफसी का बैंक भी बेचता है। तो ये इन दोनों चैनल्स, अब चैनल देखिए दोनों अलग अलग हैं। एक बैंकिंग चैनल है, बैंक एश्योरेंस, और एक है रिटेल चैनल। तो कभी कभी कस्टमर्स कॉमन दोनों के बीच में निकल आते हैं और वो एक कॉन्फ्लिक्ट का प्रकार भी ले लेता है, क्योंकि सबको अपने टारगेट्स पूरे करने हैं ना। मान लीजिए वो एचएनआई कस्टमर है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, है ना, और वो एक लंबा चौड़ा एक बिजनेस दे रहा है। तो नेचुरली फिर जितना ज्यादा बड़ा बिजनेस होगा तो अब वो तलवारें निकल आती हैं। तो कभी कभी चैनल्स भी, एक ही कंपनी की चैनल्स के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है ना। अब ये एक और इसका एग्जांपल दे सकता हूँ कि जैसे एफएमसीजी है। एफएमसीजी में आपने मान लीजिए डीलर्स अपॉइंट करे। अब डीलर्स को भी क्या टेरिटरी देनी पड़ती है, नहीं तो आपस में ही वो लड़ जाते हैं और एक दूसरे के रेट काट देते हैं। तो आप उनको ये बोलते हो कि तुम भैया भोपाल, ग्रेटर भोपाल के हो, और ग्रेटर भोपाल में हम किसी और को डीलरशिप नहीं दे रहे, और तुम जो हो तुम ये सेंट्रल भोपाल के हो और यहाँ पर हम किसी को डीलरशिप नहीं दे रहे। अदरवाइज उन दोनों डीलर भले ही एक ही कंपनी के हो, उनके बीच में लड़ाई हो जाती है कि मान लीजिए कॉमन कस्टमर निकल आए तो वो एक दूसरे के रेट काट देते हैं, मतलब हैवी डिस्काउंट दे देते हैं। और फिर उसके बाद कंपनी वाले से बोलते हैं कि साहब हम तो कुछ कमा ही नहीं पा रहे, आपने हमारी जो टेरिटरी है उसको ठीक से डिफाइन ही नहीं किया, और हमारी टेरिटरी में कोई और बंदा आके बेच रहा है। तो यहाँ पर भी बेटा चैनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। ये अब आप तब देखोगे जब आप मार्केट में जाओगे, ठीक। तो हॉरिजॉन्टल कॉन्फ्लिक्ट, वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट और मल्टी चैनल कॉन्फ्लिक्ट, ये तीन इंट्रा मतलब विद इन एन ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक। अब इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट की व्हेन बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन, कि अब जैसे कि बिटवीन हेड ऑफिस एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, कि अब देखिए जो हेड ऑफिस है वो कुछ और दिशा में जा रहा है, और जो आपकी अब जैसे मैं इसका एग्जांपल देता हूँ कि हम लोग जब मैं एक बार हम लोग नागपुर में थे, मैंने नागपुर में करीब 2.5-3 साल काम किया है, और हम लोग के हर समय हेड ऑफिस हुआ करते थे मुंबई में, ठीक। तो मुंबई वाले कभी भी नागपुर वालों की प्रॉब्लम नहीं समझते थे। नागपुर हैपेंस टू बी द हॉटेस्ट प्लेस इन इंडिया, है ना। नागपुर में जैसे अभी आपने गर्मी देखी है, वैसे नागपुर में तो हर साल गर्मी पड़ती है,
और तभी नागपुरी कूलर कहते हैं उसको, उसका जन्म हुआ है। तो नागपुर में इतनी गर्मी पड़ती है कि सड़क की डामर भी जो है वो आपके पैरों में चिपक जाती है। अब क्या होता था कि हेड ऑफिस जो हमारा मुंबई में था, उसके लोग हर समय हम पे वो करते थे, प्रेशर डालते थे कि अरे यार, अप्रैल मई में तो बिल्कुल ही तुम्हारा बिजनेस ठंडा हो गया है, अप्रैल मई जून में तो तुम्हारा बिल्कुल बिजनेस ठंडा हो गया है। तो हम उनको क्या करते थे, हम उनको विजिट के लिए नागपुर बुला लेते थे। अब वो जब नागपुर आते थे, तो वो अपने होटल के एसी कमरे के बाहर, या हमारे ऑफिस भी एसी होते थे, उसके बाहर निकल ही नहीं पाते थे। वो बोलते थे, अरे मार डाला, इतनी गर्मी, 45 डिग्री प्लस। तो तब उनको समझ में आता था कि इतनी गर्मी में ना तो कोई आपका डीलर काम करता है, ना तो आपके सेल्स वाले काम करते हैं, और बिल्कुल सड़क पे सन्नाटा रहता है। ठीक, जब ऐसी स्थिति आती है तो वो इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट है कि आपके हायर मैनेजमेंट वाले समझ ही नहीं पा रहे कि क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या हैं, है ना। वो तो अपने एसी ऑफिस में बैठे हुए हैं मुंबई में, एक बड़े ऑफिस में, और उनको लग रहा है कि अरे यार, ये महाराष्ट्र में ये जो नागपुर वाला विदर्भ, नागपुर का जो एरिया है, नागपुर चंद्रपुर आजू बाजू वाला, उसको कहते हैं विदर्भ एरिया, कि विदर्भ एरिया से तो बिल्कुल बिजनेस नहीं आ रहा है, और बाकी वेस्टर्न महाराष्ट्र से, यानी कि रत्नागिरी वगैरह से खूब बिजनेस आ रहा है। पर दोनों के अंदर क्लाइमेटिक कंडीशंस टोटली डिफरेंट है। नागपुर इज वेरी हॉट ड्यूरिंग समर, तो दैट स्टार्ट्स फ्रॉम अप्रैल एंड इट कंटिन्यूज टिल जून। तो एएमजे बोलते हैं ना, एएमजे वाला क्वार्टर, अप्रैल में जून वाला क्वार्टर बिजनेस के लिए बड़ा ही चैलेंजिंग होता है नागपुर में। तो ये चीज उनको हम लोग बुला के समझाते थे, तब उनको समझ में आती थी। फिर वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाते थे, और फिर लेकिन हम लोग उसकी भरपाई अगले क्वार्टर में करते थे। तो जब भी ऐसा होता है उसे कहते हैं इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट अब हमने क्योंकि अलग टाइप के कॉन्फ्लिक्ट समझ लिए हैं, तो अब कॉन्फ्लिक्ट को समझ लिया इसलिए कि हमको नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, उसका रिजोल्यूशन पे। अगर हम रिजॉल्व नहीं करेंगे तो क्या होगा? अगर हम रिजॉल्व नहीं करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं होंगे। हम लोग आपस में ही लड़ेंगे, और हमारी सारी एनर्जी, क्रिएटिविटी सब लड़ाई झगड़े में निकल जाएगी। पर कंपनी के जो ओनर्स हैं, उन्होंने हमको इसलिए थोड़ा हायर किया है कि हम आपस में एनर्जी एक दूसरे को लड़ने में हम लोग लगा दें। तो अब हम आते हैं कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व करें। तो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने का कैसे हम कर सकते हैं? इंक्रीज इन्वॉल्वमेंट। ठीक, अब जैसे मान लीजिए, अब ये देखिए, इसके दो चीजें हैं समझने के। अगर जैसे कुछ लोग अगर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है ना कंपनी में, तो भी वो कभी कभी आपस में लड़ते हैं। लेकिन अगर कुछ लोग इन्वॉल्व ही नहीं है, उनका इंटरेस्ट ही नहीं है, तो हो सकता है लड़ाई ना हो। तो इसको देखने के दो पहलू हैं कि अगर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं तो आपस में कॉन्फ्लिक्ट भी होंगे। ठीक, और अगर आपस में ज्यादा उनको इन्वॉल्व करेंगे तो हो सकता है उसके रेजोल्यूशन भी निकल आए। उसके बाद इट लीड्स टू इनोवेशन, क्रिएटिविटी ऑल्सो। ठीक, देन पर्सनल अगर रिजॉल्व करते हैं तो क्या क्या फायदे होते हैं? इनोवेशन, क्रिएटिविटी, पर्सनल ग्रोथ होता है। फिर उसके बाद क्लैरिफिकेशन ऑफ पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है, और क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, ये पॉजिटिव्स हैं। और अगर अनरिजॉल्व छोड़ दें तो क्या होगा? अनरिजॉल्व एंगल रहेगा आपस में, है ना। अगर हम लोग कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व नहीं करें तो एंगर जो है एक समय के बाद आउटबर्स्ट हो जाएगा ना। फिर पर्सनैलिटी क्लैशेस होंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ेंगी, है ना। अगर हम मान लीजिए किसी कॉन्फ्लिक्ट को अनरिजॉल्व छोड़ दें, जैसे इंडिया और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अनरिजॉल्व है। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन चैनल नहीं है। तो कभी भी देखो युद्ध हो जाता है ना, तो वो एक आउटबर्स्ट हो जाता है। तो कभी भी किसी कॉन्फ्लिक्ट को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अनरिजॉल्व नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि वो किसी भी दिन भी विकराल रूप ले लेता है, और फिर ये पूरी का पूरा सिस्टम बंद हो जाता है। ठीक, अब कॉन्फ्लिक्ट अगर हम अनरिजॉल्व छोड़ देंगे तो क्या होगा? वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होगा। जहां पर हम लोग को कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी चाहिए, वो आपस में लड़ाई झगड़ा करके हम रिसोर्सेज को मिसयूटिलाइज कर रहे हैं। मैन, मनी, मटेरियल, है ना, ये तो रिसोर्सेज होते हैं। उसके बाद डिलेड इन्फॉर्मेशन, कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन हो जाता है, इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचती, टेंशन रहते हैं। ठीक, फिर टास्क बिकम सेकेंडरी। तो लोग क्या है कि रोजमर्रा का काम छोड़ के आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं। तो जिस कारण उनको रिक्रूट किया गया है, वो तो वो साइड में रख देते हैं और आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं। तो ये नेगेटिव्स हैं कि अगर आपने कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व नहीं किया तो अनरिजॉल्व एंगर्स, देन पर्सनैलिटी क्लैशेस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, रिसोर्सेज का वेस्टेज होता है, इंफॉर्मेशन का जो सर्कुलेशन है वो डिले से होता है, राइट। और टेंशंस एंड टास्क बिकम सेकेंडरी। यहां तक बड़ा समझ में आया? जस्ट गिव मी अ थम्स अप प्लीज। ठीक है, गुड। अब देखो, दो तरीका है। अब तो कुल मिला के बेटा ये तो आपको मानना ही पड़ेगा कि अब जो आप लोग अपनी लाइफ शुरू करने वाले हैं, आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो कि आपसे कॉन्फ्लिक्ट करेंगे, है ना। आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। आप बोलो कि मैं तो बहुत ही ज्यादा खुशनुमा मिजाज का बंदा हूं, मैं तो बहुत जोक करता हूं,
फिर भी आपको लोग मिलेंगे बेटा ऑर्गेनाइजेशन में जो कि आपके साथ कॉन्फ्लिक्ट करेंगे। तो एक प्रकार से कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अनअवॉइडेबल है। ये आप बिल्कुल आज समझ लो कि आप जब नौकरी करने निकलोगे, आपको डेफिनेटली ऐसे लोग मिलेंगे। आप चाहो चाहे नहीं चाहो वो आपसे कॉन्फ्लिक्ट करेंगे, है ना? ये एक चीज आप हर से 100% श्योर मानो। तो अब हमको अगर कॉन्फ्लिक्ट से बचना है तो उसके क्या तरीके हैं? सबसे पहले अवॉइडेंस, है ना? कि कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो हम उसको अवॉइड करें। जैसे इसका मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि रोड रेज के केसेस, है ना? क्या होता है कि जब आप गाड़ी चलाते हो तो कोई ना कोई आपसे थोड़ा मोड़ा कुछ छोटा मोटा इंसिडेंट हो ही जाता है कि किसी ने कोई, आप तो रूल्स फॉलो कर रहे हो, सामने वाला नहीं कर रहा, है ना? सामने वाला बिल्कुल ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा, आपकी गाड़ी पर डेंट मार दिया, गलत साइड से ओवरटेक कर लिया, वगैरह वगैरह। तो हर समय ये रोड रेज के केसेस में बोला जाता है कि वो बंदा कभी आपको जिंदगी में मिलने नहीं वाला, तो उसके पीछे अपना आप फालतू में अपना माथा खराब नहीं करो, है ना? क्योंकि रोड रेज अगर बढ़ जाती है तो फिर वो किसी ना किसी की जान चली जाती है। तो सबसे पहला तरीका क्या है? अवॉइडेंस। कि हम जैसे रोड रेज के केसेस को अवॉइड करते हैं कि भैया तुम बोल दोगे ओके भैया सॉरी, है ना, मेरी गलती थी, आप सॉरी बोल के एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को टाल सकते हो। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का तरीका ऑफिस में भी चल सकता है कि आप अवॉइड करो। आप अवॉइड किन चीजों को कर सकते हो? कोई बहुत बड़ी चीज हुई तो उसको अवॉइड नहीं कर सकते ना। छोटे मोटे इश्यूज को आप अवॉइड कर सकते हो कि आपको लगा कि यार इतना, मतलब बोलते हैं ना कि एक गाना है ना, यू आर अ गुड सोल्जर सोल्जर एंड यू हैव टू चूज योर बैटल्स। आप एक अच्छे सोल्जर हो, लेकिन एक अच्छा सोल्जर सारी लड़ाइयों में नहीं उलझता। वो ये देखता है कि कौन सी लड़ाई वर्थ इट है ना? मतलब कि किस लड़ाई में मैं अपनी तवज्जो दूं, किस लड़ाई में मैं अपनी एनर्जी लगाऊं। अगर उसको लगता है कि ये लड़ाई मेरे लड़ने लायक नहीं है, इट्स नॉट वर्थ इट, तो आप क्या करोगे? आप पहला काम करोगे अवॉइडेंस, है ना? इट्स नॉट वर्थ माई अटेंशन, बहुत मामूली चीज है, छोटी चीज है, तो आप उसको अवॉइड कर दो। ठीक? तो सबसे पहला कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का तरीका क्या है? अवॉइड। अवॉइड उनको करते हो जो छोटी चीजें होती हैं कि अरे यार इस पे क्या टाइम लगाऊं, है ना? तो फर्स्ट इज अवॉइडेंस। दूसरा इज कंपटीशन। अब इसमें दूसरा जो तरीका है वो है कंपटीशन, कि आपने अपनी काबिलियत से उस लड़ाई को जीता। ठीक? आपने compete किया और आप जीत गए। जैसे कि मैंने आपको वो रेस का एग्जांपल दिया था कि आपने विदाउट इंटरफियरिंग इनटू समबडी एल्सेस टेरिटरी आप अपने ट्रैक पे दौड़े, अपनी काबिलियत से अपने आप को जिता लिया और आपके लिए तालियां बज गई, है ना? तो दूसरा तरीका है कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का, आपकी काबिलियत, है ना? इसलिए बेटा हर कोई आपको, टीचर्स, आपके पेरेंट्स काबिल बनने के लिए बोलते हैं, क्योंकि उससे आपका बहुत बड़ा कंपटीशन खत्म हो जाता है ना? आप डॉक्टर, इंजीनियर या अच्छे मैनेजर बन गए तो बेटा आप फिर बहुत सारे लोगों से कंपटीशन में आगे निकल जाओगे, है ना? फिर आपको ये छोटे छोटे लोगों से लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये सब आपको सल्यूट मारेंगे, सलाम ठोकेंगे। ठीक? तो दूसरी चीज है कंपटीशन में आगे निकलना, और ये एक वर्क प्लेस के लिए भी एप्लीकेबल है कि आप इतने काबिल हो कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो भी आपका लोहा मानते हैं, वो भी आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है? तो दूसरा ये तरीका है। तीसरा तरीका है अकोमोडेशन। ठीक? आपको लगता है कि नहीं यार कॉन्फ्लिक्ट तो है, लेकिन उसको अकोमोडेट करने से हमारी जो है वो ताकत बढ़ जाएगी। तो आपने क्या किया? उसको अकोमोडेट कर लिया, है ना? जैसे कि अभी देखो, इसका आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट अगर एग्जांपल दें तो इंडिया एंड यूएस। तो यूएस बिल्कुल नहीं चाह रहा था कि हम तेल ईरान से खरीदें या रशिया से खरीदें, तो हमने क्या किया? उसको भी अकोमोडेट कर लिया। अब हमने वेनेजुएला का तेल खरीदना शुरू कर दिया, क्योंकि यूएस से हमको कभी ना कभी तो काम पड़ेगा ही ना। टेक्नोलॉजी, फिर चाइना एक थ्रेट है। तो आपने क्या किया कि उसको अकोमोडेट कर लिया कि चल ठीक है भैया, थोड़ा सा तेल हम तुझसे भी ले लेते हैं, तू भी खुश, और आगे चल के हमको अगर जरूरत पड़ी तो हमारे रास्ते भी बंद नहीं होंगे। तो आपको कभी कभी बेटा अकोमोडेट करना पड़ता है। जैसे आप गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हो, रेल ट्रेन में, आपकी भले ही रिजर्व सीट है, लेकिन कोई अगर खड़ी है महिला, तो उसने थोड़ी देर के लिए उसको विदिशा जाना है तो आपने अकोमोडेट कर लिया, चलो बैठ जाओ भैया, है ना? तो इससे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो सकते हैं। वरना फिर दो तीन लोग एकदम फौजदारी पे उतर आए, तो आपको अकोमोडेट करके भी कभी कभी आप एक कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकते हो। चौथा, कॉम्प्रोमाइज। अगर आपको लग रहा है सामने वाला इज एज पावरफुल एज यू आर, है ना, सामने वाला भी इतना पावरफुल है जितना कि आप हो, वो भी आपका बहुत कुछ बिगाड़ सकता है, तो सबसे बेस्ट पॉलिसी क्या है? उससे कॉम्प्रोमाइज कर लो। ठीक? तो अगर कॉम्प्रोमाइज कर लोगे तो इसमें क्या होगा? गिव एंड टेक, कि चल भैया तेरी भी मेरी भी मत सुन, तेरी भी नहीं सुनते, अपन एक मिडिल ग्राउंड फाइंड आउट कर लेते हैं।
तो ये भी एक तरीका है किसी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का। तो एक बार फिर से देखते हैं। फर्स्ट इज अवॉइडेंस, छोटा मोटा झगड़ा हो उसको अवॉइड करो। दूसरा कंपटीशन, यानी कि आप अपनी काबिलियत से जीतो। तीसरा है अकोमोडेट कर लो, है ना, किसी को। और चौथा है कि अगर सेम पावरफुल कोई व्यक्ति है, जैसे कि मान लीजिए दो डिपार्टमेंट्स हैं, इक्वली पावरफुल है, मार्केटिंग फाइनेंस, तो उनके हेड्स ने आपस में कॉम्प्रोमाइज कर दिया। ठीक। पांचवा तरीका है कोलैबोरेट करना। ठीक है ना। इसमें आप जो अपना जो प्रतिद्वंदी होता है उससे आप हाथ मिला लेते हो, और वो भी आपके साथ कोलैबोरेट करता है, यानी कि आपने उसकी बात भी सुन ली, और उसको भी अपना साथी बना लिया, और दोनों ने कोलैबोरेटरी वर्क करना शुरू किया। इससे हमारा जो काम है और स्पीड से होता है। तो फिफ्थ पॉइंट इज कोलैबोरेशन। ठीक। अब अब ये हमने क्योंकि समझ लिया है, अब हम कैसे कैसे इसको करना है। इंट्रा पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिमूव बैरियर्स, कॉग्निटिव डिसोनेंस, यानी कि हमको जो दिख रहा है कि जहां जहां प्रॉब्लम्स है उसको हम रिजॉल्व करते हैं, और किसी एक पर्टिकुलर अप्रोच की बजाय एक मिडिल ग्राउंड लेने की कोशिश करते हैं। इसे कहते हैं रिफ्यूज और सेलेक्ट ईदर अप्रोचेस, एंड मिनिमाइज और प्रायोरिटाइज रोल, कि आपस में हमको भी देखना है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है। एंड डेवलप कंपैटिबिलिटी बिटवीन पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, कि हमको वो चीज अवॉइड करनी है जिससे कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल इफेक्ट हो रहे हैं, और इससे हमारा जो इंट्रा पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट है वो रिजॉल्व हो सकता है। इंटरपर्सनल क्या होता है कि अगर हम दोनों लोग बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो या तो दोनों अगर आपस में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे तो दोनों लूज लूज पोजीशन में आ जाएंगे, है ना। या अगर हम एक की बात मान लेंगे तो एक लूज में एक विन में आ जाएगा। लेकिन अगर हम दोनों की बात मान लेंगे तो विन विन पोजीशन हो जाएगी। ये बेस्ट तरीका है। ठीक। तो आप कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन रिजॉल्व करिए, इवॉल्व करिए, और विन विन सिचुएशन पे ज्यादा ध्यान दीजिए, कि दोनों दोनों का देखो। बिजनेस क्या होता है कि हर समय विन विन सिचुएशन भी हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरा फायदा हो और सामने वाले का नुकसान नुकसान हो। ठीक है ना। तो ये जब भी दो लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो एक विन विन सिचुएशन निकालनी पड़ती है, जिसमें सामने वाले को भी लगे कि उसको शॉर्ट चेंज नहीं किया गया, और हमको भी लगे कि हमारा भी कोई नुकसान नहीं हुआ, तब जाके बिजनेस होता है। इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट, रियलाइजिंग दैट दे आर डिवाइडेड, दे ऑल फॉल। अब जैसे कि एक ग्रुप है, आपस में लड़े जा रहा है, तो उनको ये समझना पड़ता है कि अगर हम लोग आपस में लड़ेंगे तो हमारी एज अ ग्रुप जो वैल्यू है वो खत्म हो जाएगी। तो ये अगर रियलाइजेशन हो जाता है, तब वो जो ग्रुप के अंदर का कॉन्फ्लिक्ट है वो दूर हो जाता है। इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट, कि इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट को कैसे कर सकते हैं हम जो प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस कर सकते हैं। ठीक। अवॉइडेंस कर सकते हैं, मीटिंग्स कर सकते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं, है ना। ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अपने पर्सनल गोल्स के ऊपर रख सकते हैं। इस तरह जो दो ग्रुप्स के बीच का कॉन्फ्लिक्ट है वो रिजॉल्व हो सकता है। तो ये तरीका है इंट्रा पर्सनल, इंटरपर्सनल, इंट्रा ग्रुप और इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का। इस स्लाइड के अंदर ये सारी स्लाइड जो है वो मैं अपलोड कर दूंगा आपकी ईआरपी पे। लास्ट टाइम वाली भी कर दी थी, आप देखते जाना। ठीक। तो अब क्या करना चाहिए, जो हमने अभी तक का लेक्चर जो किया है उसको जस्ट समराइज करते हैं। सबसे पहले बेटा देखो, आप लोग सब मैनेजर्स होने वाले हो, तो अब आपको क्या है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आपको नौकरी मिल जाएगी ना, तो आपको समझ में आएगा कि मैनेजमेंट की लाइन के अंदर आपकी डिग्री वाकई में कोई मायने रखती नहीं है। यानी कि एक जो आपको पहली नौकरी मिली ना, सिर्फ वहां तक मायने रखती है। आपकी जो मैनेजमेंट एमबीए की डिग्री है वो आपको पहला ब्रेक दिलाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक बार वो ब्रेक मिल गया ना, तो उसके बाद वो डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। उसके बाद वैल्यू है आपके काम की और आपकी पर्सनैलिटी। काम मतलब CALM, राइट। काम काम मतलब CALM भी है और काम भी है, हिंदी वाला काम भी है। कि जो नेक्स्ट ब्रेक मिलेगा ना, वो आपके काम के ऊपर मिलेगा। और दूसरा, आप कितने कूल, काम का मतलब है कूल रहते हो दिमागी तौर से, है ना। एक मैनेजर को बहुत कूल रहना पड़ता है। जैसे एक डॉक्टर कूल रहता है ना, कि डॉक्टर के सामने मरीज आके अपना पूरा दुखड़ा रोता है, लेकिन वो अपना कभी कंपोजर नहीं खोलता, है ना। वो एकदम कूलली कामली उसकी बात को सुनता है। ऐसे ही आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में एज अ मैनेजर 10 तरह के लोग आएंगे और 10 तरह की आपको प्रॉब्लम्स बताएंगे। प्यून आएगा, बोलेगा ये हो गया। गार्ड आएगा, वो बोलेगा ये हो गया। फिर दो लोग आपस में लड़ते हुए आएंगे, बोलेंगे ये हो गया। और वो सब आपकी तरफ दिखेंगे कि आप मैनेजर हो, आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करो। तो सबसे पहला पॉइंट, बी अ मॉडल ऑफ काम एंड कंट्रोल। आपको इमोशंस के अंदर नहीं बहना है। आप किसी भी, जैसे कि कैप्टन कूल अपना धोनी, धोनी इज द राइट मॉडल फॉर दिस, कि कितनी भी ट्राइंग सिचुएशन होती है वो बंदा अपना कूल कभी लूज नहीं करता था। ये कैप्टन कूल आपको एज अ मैनेजर बन के रहना है, क्योंकि आपकी इर्द गिर्द आग लगी रहेगी, है ना।
ऊपर से बॉस चिल्लाएंगे कि टारगेट नहीं हुआ, नीचे से एम्प्लॉय बताएंगे उनको ये प्रॉब्लम है, फिर महिलाओं की अलग प्रॉब्लम, जेंट्स की अलग प्रॉब्लम, नीचे लेवल के वर्कर्स की अलग प्रॉब्लम, ऊपर लेवल के वर्कर्स की अलग प्रॉब्लम। लेकिन आपको इन सारी परिस्थितियों में अपना कंपोजर यानी अपना कूल नहीं खोना है, अपना कंट्रोल नहीं खोना है। तो सबसे पहली ये आपकी टेस्ट होगी। इसमें आपकी डिग्री आपकी हेल्प नहीं करने वाली बेटा, है ना। इसमें आपका अनुभव, आपकी परिपक्वता आपकी हेल्प करेगा, है ना। तो ये आप अभी देखना, आपका बॉस भी, अभी आप अपने बॉस को देखना कि वो कैसे कूल एंड काम रहता है, तो आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। दूसरा, डोंट गिव इमोशनल आउटबर्स्ट, कि सामने वाला आके इमोशनल दिखवा है तो आप भी इमोशनली एकदम चार्ज हो गए। वो आपका बेटा, यहीं पर डिफरेंस आता है डिग्री, पढ़े लिखे में और एक अनपढ़ इंसान में। एक पढ़ा लिखा बंदा अपने इमोशनल आउटबर्स्ट को कंट्रोल करना जानता है ना, क्योंकि उसकी क्या हो गई है, ग्रूमिंग, कॉर्पोरेट ग्रूमिंग हो गई है। तो आपके साथ बिल्कुल ही एक्सपेक्ट किया जाएगा कि अपने चेहरे पे कोई भी इमोशनल भावना लेके आए और आउटबर्स्ट ना लेके आए, राइट। तीसरा है, डोंट अज्यूम पीपल आर बीइंग डिफिकल्ट इंटेंशनली। अब जैसे कि आपको कोई गाड़ी चला रहे हो और एकदम से कट मार के चला गया, तो आप ये हर समय मत सोचो कि उसका इंटेंशन ये था कि आपको वो निचला दिखा के भागे। नहीं, हो सकता है कि उसके घर में कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो, या उसकी वाइफ कहीं की डिलीवरी हो रही हो, है ना, इसीलिए वो अभी ट्रैफिक रूल का पालन नहीं कर रहा। तो आप लोगों को एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव दीजिए, एज अ मैनेजर आपको करना पड़ेगा। जैसे एक घर के पिताजी होते हैं ना, ऐसे ही आप अपने कंपनी के पिताजी हो गए एज अ मैनेजर, ठीक। तो आपको एक बहुत बड़ा और एक संयम और आत्म कंट्रोल, ये सारी चीजें बेटा आपको दिखानी पड़ेंगी, और सब लोग आपकी तरफ देखेंगे। फाइंड अ क्वाइट प्लेस। अब क्या होता है कि कभी कभी भीड़ के अंदर आप अपने डिसीजंस नहीं दे पाओगे, तो आप एक सब चीजों को समझ के क्वाइट प्लेस पे जाओ, है ना, अपने रूम में जाओ, अपने ऑफिस में जाओ, चीजों को समझो, है ना, भले ही उसके ऊपर डिसीजन नेक्स्ट डे दो। तो एज अ मैनेजर बेटा तभी आपकी परिपक्वता होगी। इसमें आपकी डिग्री हेल्प नहीं करेगी, इसमें आपका पर्सनैलिटी, आपकी ग्रूमिंग, ये सब हेल्प करेगा, है ना। हाउ टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, और ये सिचुएशन रोज आने वाली है। मैं करीब 20 साल, 18 से 20 साल कॉर्पोरेट्स में रहा हूँ, ऑन ब्रांच मैनेजर एंड अबव पोजीशन। मेरे पास करीब 25 से 30 लोगों का स्टाफ रहता था। रोज कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा, रोज कुछ ना कुछ, कभी चंदा मांगने वाले आ गए, कभी कुछ हो गया, कभी एम्प्लॉयज आपस में लड़ लिए। तो मैंने तो कम से कम 20 साल ये सिचुएशन देखी है बेटा, है ना। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग जगह, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, है ना, और मैंने अलग अलग जगह पे अलग अलग पोजीशन संभाली है। तो मेरा तो ये रोज का ही काम था। उसके बाद सेट सम ग्राउंड रूल्स फॉर डिस्कशन, ठीक। अब जैसे मान लीजिए दो आपस में विवाद कर रही हैं पार्टियां, तो पहले तो आप उनको समझा दोगे, भैया देखो, तुम मेरे रूम में बैठे हो, बिल्कुल सभ्य तरीके से बात करोगे और चिल्लाओगे नहीं, और एकदम काम तरीके से बताओ कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक। अब मान लीजिए एक बंदा चिल्लाने लगा, तो उसको बताओ कि भैया ये डिबेट नहीं है, डिस्कशन है। जैसे हम जीडी करते हैं ना, जीडी में एक दो लोग क्या होते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं। तो क्या होता है, वो डिस्कशन की जगह डिबेट बन जाता है। तो डिबेट से कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता। कांग्रेस और बीजेपी आपस में डिबेट करती है पार्लियामेंट में, कोई सॉल्यूशन निकल पाता है? नहीं निकल पाता। एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं। तो डिस्कशन कराइए, डिबेट नहीं, ठीक। तो उसके बाद आई की जगह वी का अप्रोच रखिए कि हम एक संस्था हैं, आप भी संस्था के पार्ट हैं। आई वाली चीज यानी अपनी ईगो को छोड़ना पड़ेगा आपको, और आप इश्यूज को सॉल्व करिए, लोगों को नहीं। लोग तो आते जाते रहेंगे, आप मैनेजर हैं, आप देखोगे कि हायरिंग चलती रहती है, लोग भी आते रहते हैं। तो इश्यूज को सॉल्व करिए, क्योंकि आज तो इसके साथ ये इशू हुआ है, कल को दूसरे के साथ हो सकता है। इश्यूज को सॉल्व करने में आप अपनी तवज्जो, अपनी काबिलियत लगाइए, ठीक। और उसके बाद maintain a very good atmosphere in your organization. So that is the last point. So these are the key points that we have discussed today in our whole session. Now this is the end of the session. Anybody who has any doubt can ask me, unmute and ask me. Otherwise I'll call it a day. तो सबको समझ में आ गया तो एक हैंड्स, एक वो दे दीजिए, थम्स अप। अदरवाइज विल, ओके निशा, थैंक यू वेरी मच। देन आयुषी, युवराज, गुड, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। अब लेट्स सी कि हम लोग की क्लासेस कब से शुरू होती हैं, और उसके बाद नेक्स्ट टाइम भी हमारा रहेगा। और मैं इसको अपने ईआरपी पे अपलोड कर लूंगा, आप देख लीजिएगा। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर। थैंक यू।